नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर एक बार फिर देश में सियासत हो रही है, और अब यह राजनीति बाबा साहेब के जन्म स्थान महू तक पहुंच गई है। महू में आज कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम और जय संविधान के नाम से एक रैली की। इस रैली में राहुल गांधी ने आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें की, हमेशा की तरह संविधान की दुहाई दी, और फिर वो डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि पर बने स्मारक पर भी गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के नए नारे जय बापू, जय भीम, जय संविधान में से नेहरू गायब क्यों हैं? क्या कांग्रेस अब डॉक्टर अंबेडकर के साथ नेहरू के नाम का इस्तेमाल करने से डरने लगी है? क्या कांग्रेस को डर है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ नेहरू का नाम लेने से इतिहास में दफन वो सारे राज बाहर निकल जाएंगे जिसमें नेहरू की आरक्षण विरोधी मानसिकता का डॉक्टर अंबेडकर ने जबरदस्त विरोध किया था? आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि जब नेहरू ने आरक्षण बंद करने के संकेत दिए थे, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे नेहरू को पागल खाने भेजने की बात कही थी। जी हां, पागल खाने भेजने की बात। आज आपके सामने ये राज खुलेगा कि कैसे नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने से मना करते हुए कहा था कि यहां जगह नहीं है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर की मौत के 34 साल बाद क्यों नहीं दिया गया उन्हें भारत रत्न। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान महू में आयोजित रैली में हिस्सा लिया। इस रैली का नाम दिया गया था जय भीम, जय बापू, जय संविधान। इस मौके पर राहुल गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराने से डरती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो अगर सत्ता में आए तो वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को पहले तो दलित विरोधी बताया और फिर इतिहास की बातें करते करते महाकुंभ को लेकर एक हिंदू विरोधी बयान दे दिया। उन्होंने गंगा स्नान पर ही सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी। इस रैली में लंबे लंबे भाषण देने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पहुंचे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। तो महू में बाबा साहेब के जिस स्मारक पर जाकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी का दावा है कि आजादी के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन उसने कभी महू में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को बनाने के लिए गंभीरता से काम नहीं किया, और महू में स्मारक का निर्माण बीजेपी सरकार ने करवाया है। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का यह दावा है कि इस स्मारक का पूरा निर्माण उनके ही कार्यकाल में हो गया था। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है स्मारक के निर्माण का पूरा सच। देखिए, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। यहीं बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित भव्य स्मारक का निर्माण किया गया उनके जन्म स्थान पर। बाबा साहेब अंबेडकर की 100वीं जयंती पर 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा ने इस स्मारक की आधारशिला रखी थी, और यह तस्वीर इस बात का सबूत है, जो धुंधली तो जरूर है लेकिन पूरा सच बताने के लिए काफी है, क्योंकि इस समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। इसके बाद सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कुछ कदम बढ़ा पाती, उसके पहले ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद 1993 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और करीब 10 साल तक मध्य प्रदेश में उन्होंने शासन किया, लेकिन इस दौरान स्मारक निर्माण के काम में कोई खास प्रगति नहीं हुई। फिर 2003 में
मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी के बाद स्मारक निर्माण के काम में तेजी आई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महू में भव्य स्मारक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और 14 अप्रैल 2008 को बाबा साहेब अंबेडकर के 117वें जन्मदिन पर स्मारक का उद्घाटन कर दिया गया। तो देखा आपने, इस स्मारक के शिलान्यास के समय भी राज्य में बीजेपी की सरकार थी और जब इसका उद्घाटन हुआ, इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया, तब भी बीजेपी की ही राज्य में सरकार थी। और ऐसे में यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनके जन्म स्थान यानी बाबा साहेब के जन्म स्थान पर स्मारक बनाने की कल्पना तक नहीं की। आइए सुनते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस मामले पर क्या दावा है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान जो हमने बनाया, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। बाबा साहब अंबेडकर का दीक्षा स्थान वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नागपुर में बना। बाबा साहब अंबेडकर का शिक्षा स्थान जो ब्रिटेन में है, उसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खरीदा और प्रधानमंत्री जी ने उसको म्यूजियम बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने जहाँ अंतिम सांस ली, उस मकान को म्यूजियम बनाने का काम मोदी जी ने किया। जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया, वो चैतन्य भूमि का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बात आई, तो वो सुझाव भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इतिहास गवाह है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद हमेशा कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। यहां तक कि बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी उन्हें वो सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया जिसके कि वो असली हकदार थे। आज पूरा सच में हम आपको ऐसे कई किस्से बताएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि कैसे नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की अनदेखी की गई है। तो ये शुरुआत नेहरू से करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के 8 साल बाद तक नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी सरकार ने अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी कभी उनके सम्मान की फिक्र नहीं की। यहां तक कि नेहरू जब तक जीवित रहे, उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का चित्र तक नहीं लगने दिया। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के खंड 2 के वॉल्यूम 42 के पेज नंबर 492 के मुताबिक 1958 में कुछ सांसदों ने तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा से संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने की मांग की। सत्यनारायण सिन्हा ने इस मांग के बारे में 30 अप्रैल 1958 को प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी दी और उनसे उनकी राय मांगी। तब नेहरू ने कहा कि सांसदों को बता दिया जाए कि सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके उलट करीब करीब इसी दौरान नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी के चित्र लगाने का सुझाव दिया। यहाँ बड़ा सवाल, जी हाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का कद क्या इन बाकी नेताओं से कम था जो नेहरू ने इनकार कर दिया। आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार के दौरान पहली बार सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई और नेहरू ही नहीं, उनके बाद आने वाली कांग्रेस की बाकी सरकारों पर भी डॉक्टर अंबेडकर की अनदेखी का आरोप लगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहेब की मृत्यु 1956 में हुई थी। अपने पूरे जीवन में बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन चलाए, जातिवाद के खिलाफ जमकर लोहा लिया। इतिहास गवाह है, सारी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक मानती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस के वो नेता रहे जिन्हें उनके जीवन काल में ही भारत रत्न दे दिया गया। नेहरू को 1955 में तो इंदिरा गांधी ने खुद को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। ये दोनों वो साल थे जब देश में कांग्रेस की सरकारें थीं और प्रधानमंत्री को ही
भारत रत्न दे दिया गया। आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये हकीकत है, डॉक्टर अंबेडकर का कितना सम्मान करते हैं, कांग्रेस की सरकारों के दौरान कितना सम्मान हुआ, ये उसका पूरा सच है। और इतना ही नहीं, जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने ही बाबा साहेब से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। देखिए, इनमें महू में बाबा साहेब की जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, लंदन में शिक्षा भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। और दशकों तक चैत्य भूमि में जमीन का मुद्दा अटका पड़ा था, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान उसे न केवल हल किया गया बल्कि पीएम मोदी खुद वहां प्रार्थना करने भी गए थे। मोदी सरकार के दौरान ही दिल्ली के 26 अलीपुर रोड को भी विकसित किया गया, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी वर्ष गुजारे थे। और लंदन में बाबा साहेब जिस घर में रहे, मोदी सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया। और इसके अलावा मोदी सरकार बाबा साहेब के नाम पर कई योजनाएं भी चला रही हैं, जिसके पहले कम थी। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस बाबा साहेब के संविधान का अपमान कर रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देशव्यापी जाति जनगणना करने की बात दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आरक्षण की सीमा को खत्म कर देगी। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने आज रैली में कौन कौन से वादे किए। और पार्लियामेंट में मैंने इनके सामने एक और बात बोल दी कि ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता, इस दीवार को भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में तोड़कर परे कर देंगे। कोई नहीं रोक सकता इसको। रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा हम करेंगे, हमारे स्टेट्स में करेंगे और नेशनल लेवल पे दिल्ली में हम कानून पास करके इसको दीवार को तोड़ेंगे। तो बाबा साहेब की जन्मभूमि महू में राहुल गांधी ने आरक्षण पर कई बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की बातों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही आरक्षण विरोधी रही है। इसलिए इन दावों और प्रतिदावों का पूरा सच जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। और इतिहास का पूरा सच ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कई मौकों पर आरक्षण का विरोध किया था। और एक बार नेहरू ने एक ऐसे ही आरक्षण विरोधी बयान पर डॉक्टर अंबेडकर इतना अधिक नाराज हुए थे कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नेहरू को पागल खाने भेजने की सलाह दे दी थी। जी हां, आज पूरा सच के माध्यम से आज पहली बार ये राज खुलने वाला है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि नेहरू को पागल खाने भेज देना चाहिए। दरअसल बात 1 नवंबर 1952 की है। वर्धा में अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में बोलते हुए तत्कालीन पीएम नेहरू ने आरक्षण को खत्म करने के संकेत दिए थे। नेहरू का यह भाषण प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 20 के पेज नंबर 130 से 132 के बीच। नेहरू ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में समृद्ध होना चाहते हैं तो हमें कार्यकुशलता और योग्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए केवल योग्य लोगों को ही सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए। भाई भतीजावाद, पक्षपात या आरक्षण सरकारी काम के स्तर को गिरा देंगे। हमारी कार्यकुशलता के स्तर में गिरावट देखकर मुझे चिंता होती है। इस स्थिति को जारी रखने देना या जारी रहने देना खतरनाक होगा। तो जब पीएम नेहरू ने आरक्षण खत्म करने के संकेत दिए तो डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने पीएम नेहरू को पागल खाने भेजने की सलाह दे डाली। बाबा साहेब ने इतनी बड़ी बात 25 दिसंबर 1952 को बेलगांव के निपाणी गांव में एक जनसभा में कही थी और उनका यह भाषण प्रकाशित हुआ है संपूर्ण अंबेडकर वाङ्मय के खंड 40 के
पेज नंबर 302 पर। आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस ग्रंथ को पहले 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था और बाद में 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार की देखरेख में से फिर से छापा गया। जाहिर है इसकी सच्चाई पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है। खैर, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार हमें मिले अधिकार वापस लेने वाली है। नेहरू ने हरिजन परिषद में दिए भाषण में कहा कि अब अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सुधार हो चुका है और उन्हें अब किसी रियायत की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस नेहरू को ठाणे शहर के पागलों के अस्पताल में रखना होगा। इस देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया गया है जिसे अपने देश के लोगों के बारे में नहीं पता है। इस तरह हमें दी गई सुविधाएं यानी आरक्षण वापस ली जा रही हैं। तो सुना आपने, जब नेहरू ने आरक्षण खत्म करने की बात की या संकेत दिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू को पागल खाने भेजने की सलाह दी थी। हकीकत में देखा जाए तो राहुल गांधी के परदादा और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अपने आरक्षण विरोधी विचारों को खुद नेहरू ने प्रकट किया था, वो भी लिखित रूप में और वो भी देश भर के मुख्यमंत्रियों के सामने। जी हाँ, 27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में आरक्षण का जमकर विरोध करते हुए इसे दोयम दर्जे के लोगों को आगे बढ़ाने वाला और प्रतिभा को कुचलने वाला बताया था। और नेहरू का यह आरक्षण विरोधी पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 69 के पेज नंबर 21 पर। नेहरू ने जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। नेहरू लिखते हैं, कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। यह सच है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे लोग मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करता हूं, खासकर नौकरियों में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के स्टैंडर्ड की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में फर्स्ट क्लास का देश बने। जिस पल हम दोयम दर्जे को आगे बढ़ाते हैं, हम सब खो देते हैं। पिछड़े लोगों की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका अच्छी शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और अवसर देना है। बाकी सब बैसाखी की तरह है जो शरीर को ताकतवर नहीं बनाती है। मैं प्रतिभाशाली और काबिल युवाओं पर जोर देता हूं क्योंकि वे ही हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएंगे। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं तो हम प्रतिभाशाली और काबिल लोगों को पीछे कर देते हैं और दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बनकर रह जाते हैं। मुझे जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का ये धंधा कितना आगे बढ़ गया है। मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि प्रमोशन कभी कभी सांप्रदायिक या जातिगत आधारों पर होते हैं। इस रास्ते में न केवल मूर्खता है बल्कि खतरा भी है। आइए हम पिछड़े समूहों को हर तरह से मदद करें, लेकिन काबिलियत की कीमत पर कभी नहीं। तो राहुल हो या खड़गे, आज कांग्रेस के सभी नेता बाबा साहेब की जन्मभूमि महू में अपना मत्था टेक रहे थे। लेकिन पूरा सच ये है कि कांग्रेस सदा से बाबा साहेब का अपमान करती आई। आइए अब आपको बताते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच आखिर कैसे रिश्ते थे। तो ये तो सबको पता ही है कि डॉक्टर अंबेडकर पंडित नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, लेकिन 1951 में डॉक्टर अंबेडकर का भरोसा नेहरू सरकार से उठ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बाबा साहेब की जीते जी नेहरू सरकार ने उनका मुंह बंद कराने की साजिश रच ली थी। यहां तक कि नेहरू की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा के अंदर अपना इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया था। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर को अपना इस्तीफा पढ़ने से संसद में कैसे रोका गया था, इसका रोचक वर्णन मिलता है एक किताब में जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित, जिसे लिखा है महान लेखक पद्म भूषण से सम्मानित धनंजय कीर्ति। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक बुक माना जाता है और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब का अनुमोदन किया था। तो
पद्म भूषण धनंजय कीर ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 415 पर जो लिखा है उसे आप भी ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं, 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तब उपसभापति ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग ठुकराते हुए उनसे कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आपने खुद के भाषण की कॉपी हमें पहले से दे दी होती तो हम आपको अनुमति दे सकते थे। आप चाहें तो शाम 6 बजे अपना बयान दे सकते हैं। उपसभापति की ये बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर को अचरज हुआ और धक्का लगा। तब संसद सदस्य कुंजरू और कामत ने उपसभापति से पूछा कि क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी। इस पर उपसभापति ने कहा कि मुझे ये देखना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक और बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि इस तरह की तानाशाही के सामने मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। ये कहकर उसी समय उन्होंने अपने सारे कागज उठाए और सदन से बाहर निकल गए। तो यह है कांग्रेस का असली इतिहास। आपने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके लोकसभा से बाहर जाना पड़ा था। उन्हें अपना इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि सरकार पहले उनके इस्तीफे की जांच करना चाहती थी। अब सवाल उठता है कि आखिर नेहरू सरकार अंबेडकर के इस्तीफे से इतना क्यों डर रही थी? आखिर इस इस्तीफे में ऐसा क्या लिखा हुआ था? दरअसल देखिए, हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया है? हमें पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। ये बात कुछ हद तक सच तो है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अधूरा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। इसलिए अब सुनिए पूरा सच। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की एक बहुत बड़ी वजह नेहरू की दलित विरोधी नीति और नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। और ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद दिए बयान में कही थी। 10 अक्टूबर 1951 में दिए गए अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ लिखा था कि नेहरू सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है और नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा में लगा हुआ है। यानी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का सीधा सीधा नुकसान दलितों को हो रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना था। और डॉक्टर अंबेडकर का ये इस्तीफा प्रकाशित हुआ है अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक में। इस इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा था वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की है और दोनों बड़े नेताओं के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई है वो द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी हुई है, भारत और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई है। और राष्ट्रपति बनने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये बातचीत की है। दोनों के बीच फ़ोन पर ये बातचीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच ये बातचीत हुई है। और ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं और इन संबंधों, भारत और अमेरिकी संबंधों के बारे में माना जा रहा है कि ट्रंप के वॉशिंगटन डीसी की सत्ता पर आने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया दौर की शुरुआत होगी। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़ चुके हैं। अमृत, क्या खबर है इस बातचीत के बारे में और कितनी महत्वपूर्ण है ये बातचीत? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बातचीत है क्योंकि ये पहली बार है जब, जैसे आपने बताया कि जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ 20 जनवरी को और डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली अमेरिका की दूसरी बार, तो ये पहली फोन कॉल है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कॉल किया और उनको एक बार फिर से बधाई दी राष्ट्रपति बनने की। पहले जब वो चुने गए थे तब इनकी बात हुई थी फोन पर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनको कांग्रेचुलेशन किया, उनको बधाई दी थी। और जो पूरा इंटायर गैमेट है बायलैटरल रिलेशनशिप का वो डिस्कस किया गया दोनों साइड के बीच में। वहीं दोनों ने वैश्विक सुरक्षा, प्रॉस्पेरिटी और पीस आगे कैसे बढ़ाई जाए, एक दोनों का फायदा, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप को आगे कैसे लेके जाया जाए ट्रम्प 2.0 टर्म में, ये बात हुई। ग्लोबल मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर बात हुई, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक एक प्रेस रिलीज आनी है, अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी डिटेल्स दी हैं
जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोग, और दूसरा ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रही हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट हो या यूक्रेन रशिया की, उस बारे में भी बातचीत हुई होगी। दूसरी अहम बात यह है कि जी क्वाड की जो समिट है वो भारत में जुड़ी है। जब डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में गए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स से, तो वहां ये डिसाइड हुआ था, तो उसके बारे में भी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत की है फोन पर। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को